मैं कृष्णा बैनर्जी समावर्तन के ऑडियो विजुअल मैगज़ीन के 20वें अंक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सच कहूँ दिल की बात, आप जैसे दिग्गजों के प्लेटफॉर्म पे आने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। मैंने अच्छा बहाना ढूंढ लिया यार कि हमको थैंक यू बोलना है, तो चलो इसमें घुस जाओ और अपने प्यारे लेखक लेखिकाओं समावर्तन के इस विशाल दिग्गज परिवार से थोड़ा सा अपने मन की बात शेयर कर लूँ। इससे पहले कि मैं कुछ अपनी पर्सनल या इंडस्ट्री की बातों को आपसे शेयर करूं, उससे पहले मैं चाहूँगी कुछ लोगों का धन्यवाद देना। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी संतोष चौबे जी का। संतोष चौबे जी ने यदि बाबा का हाथ एक समय पर न पकड़ा होता मसीहा बनकर, तो शायद समावर्तन सीमलेसली प्रकाशित न हो पाता। उसी समय एक लड़की जिनका नाम है ज्योति जैन, उनको कहीं से खबर लगी या उन्होंने कहीं किसी मेल में पढ़ा कि समावर्तन शायद बंद हो सकता है। आप सब तो मुझसे ज़्यादा जानते ही हैं कि हिंदी प्रिंट मीडिया को कहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। हालांकि मेरे भाइयों का मैं वाकई में आई हैव नो वर्ड्स, दे जस्ट सपोर्टेड माई फादर्स ड्रीम एंड विजन। पर थोड़ी थोड़ी दिक्कतें कभी कभी आ ही जाती हैं। ज्योति जैन जी बाबा से मिली और बाबा से जुड़ी, सिर्फ जुड़ी ही नहीं, बाबा को बाबा ही मानने लग गई। और ज्योति जी, मैं आपको पता है क्यों बहन कह रही हूँ, कितना कमाल का भुट्टे का किस खिलाया था उस दिन, मज़ा आ गया था यार। फिर आ रही हूँ इंदौर बहुत जल्दी किस बनाना। आई लव यू एंड हियर इज़ माई किस फॉर यू। धन्यवाद देना चाहूँगी मुकेश चाचा का। मुकेश वर्मा चाचा जी को धन्यवाद का क्या दूँ, मेरा बचपन उनकी गोद में गुजरा है। मुकेश चाचा, आप न होते तो समावर्तन कैसे चलता रहता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री राम दवे भाई का। भाई रोज़ बाबा का हौसला न बनाए रखते तो समावर्तन कैसे चलता। रमेश दवे चाचा जी, आप किस जहाँ में खो गए। मेरी आपसे इन दिनों बात ही नहीं होती, पर यदि आप ये एपिसोड देखें तो आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। नागर जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और राजेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे महान कवि समावर्तन के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। समावर्तन गौरव इज प्राउड ऑफ यू। हिंदी गड़बड़ है, कह रही हूँ ना, हिंदी इंग्लिश में सोचती हूँ, हिंदी में बोलती हूँ। राजेश जी धन्यवाद। मालविका जी, सिर्फ कविताएं क्यों बोलती हो, इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो यार। एक वन एक्ट तो बनता ही है समावर्तन प्लेटफॉर्म के लिए 15 मिनट का। चलिए जल्दी प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से मिली थी रायपुर में, खुशाभाव ठाकरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे तब। बहुत प्यार, बहुत आदर, बहुत सम्मान दिया उन्होंने। वो बहुत ही कमाल के विचारक, लेखक, एडमिनिस्ट्रेटर, इंसान तो है ही। मुझे उनका एक छोटा सा गिफ्ट याद है। गिफ्ट शायद छोटा उनको लगा होगा, यदि मुझे आज तक याद है तो वो गिफ्ट कितना अहम है मेरे लिए। आपको याद है सच्चिदानंद जी, जब मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही थी, आपने मुझे इतना बड़ा अमरूद दिया था, क्या कहते हैं उसे, जामफल कहते हैं, गुआवा। और आपने कहा था इसको घर जाके काट कर खाइएगा ज़रूर। तो मुझे बहुत अच्छा तो लगा कि कितने सरल हैं आप और कितने प्यारे हैं। पर मैं फ़्लाइट में सोच रही थी यार, अमरूद काट के खाना, मतलब व्हाट इज़ सो स्पेशल। तो घर गई, अमरूद काटा
अमरूद इतना बड़ा था, उसमें सिर्फ एक बीज था। यकीन मानिए, एक्चुअली अब मुझे समझ में आ रहा है वो एक बीज प्यार का बीज था। आई लव यू सच्चिदानंद जी, हमारे साथ बने रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू। नरेंद्र जी, आपकी कविताओं को लेकर आ रहे हैं हम बहुत जल्दी समावर्तन। ज्ञान चतुर्वेदी जी, प्लीज़ थोड़ा समय निकालिए। मैं जानती हूँ आप आपकी पेशेंट्स को लेके बिजी रहते हैं, तो थोड़ा समय निकालिए और आइए समावर्तन के मंच पर हमारे साथ आपकी कुछ रचनाएं शेयर कीजिए। थैंक यू। और कुछ नाम यदि भूल गई हूँ तो सॉरी, वेरी सॉरी। अब आती हूँ मैं अपनी संस्मरण, कहते हैं संस्मरण, मुझे बहुत लगता है जैसे कि मैं बहुत मेरी उम्र हो गई हो, तो नहीं, मेरे कुछ एनेक्डोट्स को लेकर, मेरे कुछ लम्हों को लेकर। मैंने सबसे पहले स्टार के लिए, स्टार बेस्ट सेलर कैटेगरी के लिए सुजीत सेन जी की एक कहानी इंद्रनील दासगुप्ता को लेकर पेश की थी। इरफान खान ही आए, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, दोस्त थे। हमने कहा इरफान हमारा हाथ पकड़ लो यार, ये तो हमारा तो करियर ही शुरू नहीं होगा, चैनल इरफान खान मांग रहा है। तो बोला तो आपका हाथ तो हमेशा पकड़ूंगा, स्क्रिप्ट सुना दो। सुना दी, इरफान ने कर दी। शर्त रखी, हमने कहा देखो भाई फ्लाइट मत मांगना, हमारे पास पैसे नहीं, 3 लाख रुपए थे मेरे पास। मैंने कहा मैं नहीं ले जा सकती फ्लाइट पे, फर्स्ट क्लास पे हम सब चलेंगे, छोटा सा यूनिट होगा, हम सब चलेंगे, लोकल यूनिट वहाँ से ले लेंगे। तो हम सब गए और इरफान ने कहा कि एक शर्त है, 3 रात की कहानी है, बारिश में भीग कर शूट करना है। 3 रात आप भी बारिश में भीगोगे। मैंने कहा यार पूरी ज़िंदगी मरती रही, बारिश में भीगने को ही नहीं मिला, क्या करती, माँ जो बच्चों को संभालना है, भीगूंगी तो बीमार यदि हो गई, मेरे पेशेंट्स को कौन देखेगा, परिवार को कौन देखेगा, ऑफिस कैसे जाऊंगी, फिल्म कैसे बनाऊंगी, काम कैसे करूंगी, घर की बड़ी बहू हूँ, कभी भीग नहीं सकी। मैंने कहा इरफान ये अच्छा मौका है यार, भीग ही लेते हैं, क्यों नहीं। कहते एक शर्त और है। मैंने कहा वो क्या है भाई, बता दो। बोले गरम गरम पकौड़े खिलाने पड़ेंगे चाय के साथ पूरी रात। डन डनाडन, बहुत मज़ा किया, शूट की। और उस साल की स्क्रीन स्टार बेस्ट सेलर अवार्ड फॉर बेस्ट सेलर कैटेगरी मिला मुझको फॉर द बेस्ट फिल्म। तो जर्नी टफ थी, बट एक छोटा सा एक छोटी सी सीढ़ी चढ़ पाई मैं। उसके बाद अपर्णा सेन जी के साथ काम करने का मौका मिला मिस्टर एंड मिसेस अय्यर में। कोंकणा सेन और राहुल बोस को लेकर हम शूट कर रहे थे दार्जिलिंग के आसपास। उस फिल्म में हमने सिंग साउंड किया था। सिंग साउंड मतलब जिसमें ऑडियो में बहुत ज़्यादा काम बाद में होता नहीं, डिज़ाइनिंग होती है, जो रियल लोकेशन में हो रहा है। जैसे कि मैं आपसे भी बात कर रही हूँ और जो साउंड आ रहा है वही साउंड आपके पास रॉ जा रहा है। तो सिंग साउंड में ऑलमोस्ट रॉ साउंड जाता है, सिर्फ उसको क्लीन किया जाता है और थोड़ी बहुत डबिंग होती है। उसमें एम्बियंट साउंड जो होता है, जैसे आसपास जुगनू की आवाज़ या बारिश की आवाज़ या नदी की आवाज़ या हवा की आवाज़, सरसराहट, ये सब रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो हमको अपर्णा जी ने कहा था कि तुम्हारी पहली फिल्म में करना तो पड़ेगा ठीक से, और 2 काम मुझे दिए गए थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड थैंक यू मिस्टर विनोद चोपड़ा, फाइनेंस मैनेजमेंट। बाप रे मैं हर रोज़ रात को अकाउंटेंट के साथ बैठ के जल्दी करो ना यार पैकअप। खैर एक सीन था, इस फिल्म को देखिएगा तो याद कीजिएगा उस सीन को, जब रात को कोंकणा और राहुल रात के अंधेरे में एक बंगले में छुप कर बैठे हैं वरांडे में, थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि कुछ टेररिज्म की स्टोरी थी। और उस समय ओस के गिरने की आवाज़, ओस की बूंदों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अपर्णा जी क्यों पैकअप हुआ, ये तो महारथी थे, इन लोगों ने 2 टेक में ओके कर दिए। अपर्णा दी ने कहा कृष्णा आई वॉन्ट द ड्यू साउंड, मतलब ओस के बूंदों की गिरने की आवाज़ मुझे चाहिए। पूरी रात कृष्णा साउंड डिज़ाइनर के साथ घूम लेकर, प्रोडक्शन टीम लेकर करती रही, क्योंकि मैं काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अब आई कट टू
हमारी फिल्म की फाइनल प्रिंट बनेगी, मिक्सिंग हो रही, फाइनल मिक्सिंग बिहार में हो रहा है और अपर्णा जी आई हैं, सुन रही हैं। जाकिर हुसैन साहब हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस फिल्म में। अब जब हम फिल्म की प्री मिक्सिंग कर रहे थे तो उसकी वो मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा जाकिर साहब आप दिग्गज हो यार, प्लीज़ प्लीज़ कर दो यार, आई एम रियली गोइंग टू, इसके बाद करियर ख़त्म, फाइनेंस ख़त्म, करियर ख़त्म, मैं तो कर देता हूँ पर अपर्णा जी को आप जिम्मेदार होंगी। मैंने हाँ हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक विश्वास अपने आप में था, थोड़ी स्मार्टनेस तो थी तो मैंने तो करवा दी उनसे। जैसे ही फिल्म पहुंची उस सीन पे, अपर्णा जी बोली कट कट स्टॉप इट। मैं प्रोजेक्टर रूम से, हाँ मैंने कहा बाप रे अब क्या हो गया। जाकिर साहब को बुलाया, जाकिर व्हाट इज दिस, वेयर इज दैट साउंड। मैंने कहा आस्क कृष्णा, कृष्णा वेयर इज द साउंड। मैंने कहा अपर्णा जी दैट इज द साउंड, नो दिस इज रिकॉर्डेड, दिस इज नॉट द ओरिजिनल साउंड। मैंने कहा अपर्णा जी लीजिए ढूंढिए साउंड। कितने ही शिफ्ट्स गए, अपर्णा जी ने साउंड निकाली और मुझे उन्होंने सिखाया कि क्रिएटिविटी से छेड़खानी मत करो, प्योरिटी को रहने दो। प्योरिटी ही फिल्म को यादगार बना देती है, किसी भी क्रिएटिविटी को यादगार बना देती है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुलजार साहब की पंखा हूँ, फ़ैन हूँ, पाखा जो भी कह लीजिए, गज़ब की। मुझे मौका मिला गुलजार साहब के साथ काम करने का, तो काम तो करते थे, बड़े सरल हैं और बहुत इजीली उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर और हम दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने सोचा दोस्ती हो ही गई है तो एक दिल की बात कह दूं, तो मैंने गुलजार साहब से चाय पीते थे, ब्रेक लिया, हम चाय पी रहे थे, विशाल बैठे थे, विशाल भारद्वाज, मैं और शंकर एहसान लॉय और गुलजार साहब। तो मैंने कहा गुलजार साहब एक बात कहनी है। बोले बोलो कृष्णा। मैंने कहा मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है। उन्होंने कहा गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो, तुम्हारा कोई सामान मेरे पास नहीं पड़ा है। मैंने कहा गुलजार साहब मैं बंगालन हूँ, थोड़ी खिसकी हूँ। कहते तुम बंगालन हो, थोड़ी खिसकी हो, मुझसे पूछो कितनी खिसकी होती है बंगालने। मैंने कहा वो कैसे। अरे भाई राखी जी से मत कहना। बड़ा मज़ा आया, ये हम लोगों के बीच एक कॉमन जोक बन गया गुलजार साहब के साथ। एक बार मैं जगमुंदड़ा जी के साथ फिल्म चेज शूट करने पंचगनी गई। सुना उसी समय इश्कियाँ शूट करने विद्या बालन, अरशद वारसी, नसीर साहब, ये भी लगभग मतलब वी आर ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग टुगेदर। हमारा स्केड्यूल साथ साथ चलेगा आसपास के लोकेशंस पे। तो जब मैं घर से निकल रही थी, मेरे बेटे गुड्डा शुभाशीष ने मुझसे पूछा माँ व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आई मीन तब तक मैं शायद आई वॉज 22 फिल्म्स ओल्ड। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस मूवी। तुम पंचगनी इतने दिन जाओगी, इतनी ठंड है। इट वॉज विंटर क्योंकि ठंड शूट करना था। फिल्म का टेक्सचर, उन सीन्स का टेक्सचर ठंड का टेक्सचर चाहिए था, विंटर टेक्सचर चाहिए था। तो मैंने कहा नहीं यार जाना चाहिए, जग अंकल LA से आए हैं, नए हैं, मुझे जाना चाहिए। बहाना बना रही हो। मैंने कहा नहीं बहाना नहीं बना रही हूँ बेटा, नहीं पर एक कारण तो बताओ, कोई कारण तो होगा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैंने कहा सच बोलूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड टाइम विथ नसीर साहब। हाँ यूँ बोलो ना माँ कि नसीर साहब के साथ टाइम स्पेंड करना है तुमको। मैंने कहा यार मौका मिला है, इतने कमाल के एक्टर हैं, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस सुनूंगी, उनके के साथ एक आध कप चाय पीऊँगी और एक थोड़ा पटाऊँगी तो कोई अच्छी स्क्रिप्ट लेके उनके पास जा सकूँ। क्या होता है जब आप यहाँ से साफ रहते हो आपको लोग एक्सेप्ट भी बहुत इजीली करते हैं। ऐसा मेरे जीवन का एक्सपीरियंस रहा।
अब नसीर साहब मिले इत्तेफाक से हमारे एचओडीज़ और स्टार्स, और उनके एचओडीज़ और स्टार्स एक ही होटल में ठहरे थे। हम लोग, होटल का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर खैर। तो शूट पे मैं अपना काम शुरू करवा कर, जब मुझे वहाँ से पता चलता, नसीर साहब के जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मुझे कहते कि नसीर साहब अभी फ्री हैं, अभी आप आके मिल सकती हैं, तो मैं अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच जाती और नसीर साहब से बातें करते और हम लोग में एक अच्छी इंटरेस्टिंग दोस्ती शुरू हो गई। कुछ समय बाद जब पैकअप हमारा होने लगा, उनकी फिल्म और समय तक, थोड़ी और समय चलने वाली थी, उनका काम और बाकी था। अरशद बहुत इंटरेस्टिंग है, अरशद से भी मेरी अच्छी दोस्ती हुई थी। विद्या तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। विद्या बालन इज एन एब्सोल्यूट स्वीट हार्ट। तो हमको लगा कि मैंने जैक को बोला, जगमुंदड़ा जी को मैं जैक बोलती थी, चले गए यार जैक भी, मैं ऊपर आ रही हूँ, जब आऊँगी तुमसे भी बस हिसाब पूरा कर लूँगी। मैं जैक से बोली, जैक हम इनको एक पार्टी के लिए बुलाएं सबको? बोले बिल्कुल बुलाना ही चाहिए भाई। तो चूँकि इंडस्ट्री बहुत ही क्लोज नेट फैमिली होती है, तो हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जिसमें सारे स्टार्स, हमारे एचओडीज़, यूनिट के लोग आए और हम लोगों ने सबको एंटरटेन किया। सबके हाथ में बहुत अच्छे ड्रिंक्स थे जो हम होटल से तैयारी करके लाए थे। एक टेरेस में पार्टी क्यों रखी गई थी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पार्टी पर्सन नहीं हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में लोग जानते हैं कि काम यदि ना हो तो कृष्णा 10 बजे के बाद नहीं मिलेगी रात को। प्रीमियर ना हो या रात की शूट ना हो तो कृष्णा को भूल जाओ। इसलिए चूँकि वो प्रोजेक्ट मेरा था, जाहिर है मैं होस्टेस थी, जैक होस्ट थे, मैं पार्टी में थी। और इतनी ठंड लग रही थी, जितनी भी वूलन जैकेट शैकेट जो भी पहना था, ग्लव्स, मेरी ठंड तो नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपोजर नहीं था रात का एक्सटीरियर का, कि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा सीमित था। काम, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, स्क्रिप्टिंग, घर, बच्चे खच्चे, फैमिली, परिवार। 11 बेटियां हैं मेरे परिवार में, उन सब का आना जाना, तो मतलब बिजी लाइफ थी, समय नहीं होता था मेरे पास ज़्यादा। तो मुझे बहुत ज़्यादा रात की ठंड के एक्सपोजर का एक्सपीरियंस नहीं रहा था। बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने एक कोई ड्रिंक मांगी, मुझे पता नहीं, उस ड्रिंक थोड़ा सा इट वाज जैसे स्नफ कलर का था। उसमें मैंने कहा गर्म पानी डाल दो और मुझे दे दो, मैं सिप कर रही थी। मैं फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा खिंचवाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी प्राइवेट पर्सन हूँ। ये तो समावर्तन का मंच है, आप लोगों का मंच है, बाबा का बच्चा है, इसलिए इस पर बोलने की थोड़ी हिमाकत कर रही हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादा फ़ोटो नहीं खिंचवाती। आप कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म में मेरे फ़ोटो कभी नहीं पाएंगे आप लोग, ऐसा मुझे लगता है। एक फ़ोटो में नसीर साहब ने कहा आ जाओ, जैक बोले अरे कृष्णा यू मस्ट कम, यू आर द क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड यू आर नॉट हियर। तो मैं अब जैक और विद्या बालन, चंद्रा जी जैक की वाइफ, और नहीं हम दोनों के बीच चंद्रा जी, विद्या बालन, मैं, और बीच में नसीर साहब और जैक, इस तरह से कोई फ्रेम था। हम खड़े थे, हमने एक फ़ोटो खिंचवा ली। मैंने, इसलिए मेरे लिए अट्रैक्शन था, मैं मेरे बेटे को भेजूंगी। मैंने वो फ़ोटो माँ को भी मेल कर दी। अब देखिए, एक मिडिल क्लास घर की लड़की कुछ भी बन जाए, माँ तो वही रहती है जो माँ होती है, मिडिल क्लास। मैं सोच रही थी कि बाबा ने फ़ोन किया, तुरंत फ़ोन आया, मतलब फ़ोटो देखा, ऑफिस से नीचे आया होगा, फ़ोटो देखा गया होगा, फ़ोटो देखा, बाबा ने कहा मज़ा आ गया देख के बेटा, यू आर डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ये सब कहा। माँ कुछ कह नहीं रही थी। मैंने कहा माँ आप भी कुछ बोलो। नहीं, मैंने कहा तुम ही किचू बोलो, हम लोग तुम कहते हैं, माँ तुम ही किचू बोलो। तो माँ ने कहा बहुत अच्छा तो लगा बेटा, पर तुम्हारे हाथ के ग्लास में वो क्या था? मैंने कहा मर गई कृष्णा बैनर्जी, क्यों ग्लास पकड़ने गई, क्यों फ़ोटो खिंचाने गई? अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी, देखो माँ ने पकड़ लिया। खैर, ये बड़ी मज़ेदार बातें हैं जो मैं कभी कभी याद कर लेती हूँ। और
अपनी ज़िंदगी को मस्ती में जीती रहती हूँ। ज़िंदगी रॉक्स एक फिल्म मैं बना रही थी। मैं एक्चुअली देख रही थी कि और क्या कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें कहने को तो इतनी हैं कि मैं कितने घंटों बोल सकती हूँ। 28 फिल्में कर चुकी हूँ तो एक्सपीरियंस बहुत होगा। कुछ एक लाखों पेशेंट्स देख चुकी हूँ तो एक्सपीरियंस और बातें करने के लिए बहुत कुछ है। मैं कर रही थी ज़िंदगी रॉक्स तनुजा चंद्रा के डायरेक्शन में, सुष्मिता सेन और शाइनी आहूजा, मौसमी चटर्जी, किम शर्मा एट्सेट्रा, बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे, रवि गोसाई, बहुत अच्छे एक्टर्स थे। ऐसे में बाणगंगा में एक मंच बनाकर एक सुष्मिता का कैरेक्टर एक रॉक स्टार का था, तो एक रॉक शो करना था और उसका बैकड्रॉप जो तनुजा चाह रही थी वो चाह रही थी वेरी दूर का जो बॉम्बे का लैंडस्केप दिखे, थोड़ी रॉनेस आए और रॉनेस को ग्लैमरस सॉन्ग के साथ प्रस्तुत करें। तो बाणगंगा में सारे परमिशन, उनकी फाउंडेशन का परमिशन, आरटीओ परमिशन, पुलिस परमिशन, एट्सेट्रा 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 लेकर हमने मंच बनाया, सेट लगाया, 7-8 दिन काम किया और जब हम शूटिंग करने तैयार करके वैन में एक्टर्स को लेकर आने लग गए, अचानक कहाँ से सो कॉल्ड हिंदू फेनेटिक्स, क्षमा चाहती हूँ आप किसी को नहीं कोई रिमार्क कर रही हूँ, पर कुछ हिंदू फेनेटिक्स आ गए और आकर तोड़ने लगे मेरे स्टेज को। मुझे आया गुस्सा, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, गुस्सा दिखाती। मेरे पास सारे स्टार्स, इतना बड़ा क्रू, इतने सारे लोग, 200 लोग यूनिट। मैंने चुपचाप फ़ोन करके मेरे एडीज़ को, मेरे असिस्टेंट्स को सारी गाड़ियाँ भिजवाई, सबको शिफ्ट कराया फिल्मिस्तान स्टूडियो में। और तब तक मैंने इनको एंगेज रखा बातों, मैंने कहा तोड़ना बंद कीजिए। और जब मैंने आवाज़ ऊंची की तो उनमें से एक दबंग थे, तिलक विलक लगाकर आ गए, बोले क्या समझती हैं आप अपने आप को? आप हमारी बाणगंगा को क्या समझती हैं? इसको भ्रष्ट करने आई हैं आप, नष्ट करने आई हैं इसके ईमान, इसकी पवित्रता को। मैं सुनती रही, मैंने कहा आप लोगों ने परमिशन दिया है। वो सारी बातें हुई, टू कट इट शॉर्ट। तब तक मेरा पारा 360 डिग्री ने कहाँ चढ़ गया था, आई डोंट नो। मैंने कहा पवित्रता की बात कर रहे हैं, दिखाओ पवित्रता। थोड़े मेरे शब्दों को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये नहीं बोलूँगी तो फिर वो ऑनेस्टी नहीं रहेगी। आपकी पवित्रता मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बुलाया एक प्रोडक्शन गाय, जो 2-3 लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। पुलिस की जीप थी, पुलिस भी आ गई थी। मैंने कहा वो जो कॉन्डोम पड़े हैं बाणगंगा में, निकालिए उनको। वो जो गुटके के पाउच के पैकेट पड़े हैं, निकालिए उनको। और ये लोग चढ़ बैठे। मैंने कहा मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा देखिए, आप पैसा चाहते हैं, आप स्पष्ट पैसा मांगिए, मुझसे दबंगई मत कीजिए। मैं कमाटीपुरा की लड़कियों को, फॉकलैंड एरिया की, सोनारगाछी की लड़कियों को संभालती हूँ। आप किससे बात कर रहे हैं? कृष्णा बैनर्जी से बात कर रहे हैं। मुझे पवित्रता मत सिखाइए। मैं माँ हूँ और एक माँ की पवित्रता समझती हूँ। कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ। नहीं, आप हमारी माँ की छाती पे कील ठोक रही हैं। मैंने कहा कील तो 10 दिन से ठुक रहा है, आपको आज ही कैसे दिखा? और इस दबंगई से लाभ ये हुआ कि पुलिस भी थी। तब तक हमने कुछ और लोगों को बुला लिया था। मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड राकेश मारिया के तहत कुछ काम करना मैंने शुरू तब तक कर दिया था, लोगों को बुला लिया था। और फिर वापस आर्टिस्ट आए, शूटिंग शुरू हुई और फराह खान की कोरियोग्राफी में सुष्मिता ने ज़िंदगी रॉक्स, काश मैं गा पाती, बहुत प्यारा गाना है, कभी गूगल करके सुनिएगा, ज़िंदगी रॉक्स। फराह खान की बात याद आती है तो क्या कहूँ, फराह मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है। उम्र में शायद थोड़ी सी छोटी है, पर रिश्ता हम दोनों का माँ बेटी जैसा है। जानते हैं क्यों? फराह जब शिरीष से शादी कर चुकी थी और कंसीव नहीं कर पा रही थी,
वो बच्चा चाहती थी। तो हमने कहा, उसने हमसे कहा कि यार तुम तो हीलर हो, तुम मुझे कुछ हीलिंग दो। तो मैं उसके पेंट हाउस में गई, हीलिंग दी। मैंने कहा फराह, द यूनिवर्स इज़ विद यू बट यू हैव टू गो थ्रू मेडिकल प्रोसीजर्स। बोले क्या करें यार? मैंने कहा चलो यार IVF के लिए ही करते हैं काम हम लोग, लेट्स गो फॉर IVF। तो हमने IVF के जो भी प्रोसीजर्स होते किए, फराह ने कंसीव किया। और उन दिनों 9 महीनों तक तब ओम शांति ओम का पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा था और मैं बहुत कुछ सीख रही थी, क्योंकि मैं फराह को हील करने जाती और शिरीष को एडिट करते देखती और सीखती कि अच्छा इस तरह से मॉर्फिंग होती है इत्यादि। फराह से मेरा जुड़ना सिर्फ फिल्म और कोरियोग्राफी को लेके नहीं था, दिल से तो हम जुड़े प्रेगनेंसी को लेकर। ट्रिपलेट्स थे और फराह को हफ्ते में कम से कम एक बार सिंधी कढ़ी चाहिए होती थी और वो कहती थी सिंधी कढ़ी कृष्णा से अच्छा कोई नहीं बना सकती। तो मेरा चाहे शूट रहे, मेरा चाहे ऑफिस रहे, चाहे मेरा प्रिव्यूज़ रहे, चाहे पेशेंट्स रहे, फराह के पास जाना है, बेटी है, कमिटमेंट है, जाना है। सिंधी कढ़ी बना के ले जाती थी। मैं फराह से कहती थी फराह डिलीवरी जैसे ही हो जाए मैं तो हीलिंग करूँगी, बैठी रहूँगी, जाप करूँगी, मुझे जल्दी बताना सिंधी कढ़ियाँ कैसी दिख रही हैं। तो तीनों बच्चे, उनको मैं मैरिज कहती, आई कॉल देम माई छोटूज। और आन्या, दिया और आया मुझे नानी कहते, कृष्णा नानी। और मुझे पूछते हैं वाई डोंट यू रिंकल लाइक नानीज? आई सेड आई एम नॉट रिंकलिंग बिकॉज आई हैव डन मेकअप। नो यू डोंट डू मेकअप, व्हाई यू लाइक? तो इस तरह की एक प्यारी सी दोस्ती है। फराह खान के साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट याद आ रहा है। फराह जब मैं हूँ ना कर रही थी, नहीं ओम शांति ओम कर रही थी, प्लान कर रही थी, प्री प्रोडक्शन कर रही थी। तो ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली मैं उसका प्री प्रोडक्शन करती थी। तो उसकी बहुत इच्छा थी कि हम AR रहमान जी का ही म्यूज़िक इसमें लेंगे। तो हमने कहा चलो चलते हैं ना यार, चेन्नई चलते हैं। और जाके उनके स्टूडियो से अपॉइंटमेंट लिया, गए। अब हम सुबह पहुँचे, होटल में चेक इन किया, हम उनके पास पहुँचे। तो सबसे पहले वो ऊपर स्टूडियो, नीचे ऊपर उनकी माँ रहती, तो अपनी माँ के पास ले गए। उनकी माँ के पास हम बैठे, वो चुप, 4 लोग चुप बैठे रहे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद लंच टाइम आया, हम अपने होटल चले गए। हम इंतज़ार करते रहे कि कब क्रिएटिविटी शुरू होगी, कब बातें, कब नरेशन, कब ये कब वो, और कब AR रहमान का एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, हमें मिलेगा। मिला ही नहीं। हम सोचने लगे कल सुबह ब्रेकफास्ट पे सॉरी बोलते हैं और चलते हैं यार फराह, इतनी क्रिएटिविटी की लिबर्टी हम लोगों को नहीं है यार। बोली हाँ यार कृष्णा चलते हैं। ऐसे में फ़ोन आता है रहमान का। रहमान कहते हैं आई वॉन्ट टू टेक यू बोटिंग टुनाइट। रात को 11 बजे फ़ोन करते हैं कि हम बोटिंग करने जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ इतना, मतलब एन ऑस्कर विनिंग द रहमान, द AR रहमान हमको बोटिंग पे ले जाएंगे रात को। और मैं कह रही फराह मैं तो नहीं जाती। नहीं यार चलना यार कृष्णा, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी, चल यार कल सुबह वापस लौट जाएंगे। तो अब हम वहाँ बैठ गए, नाव में जा रहे हैं। उसकी पतवार शायद कहते हैं, ऐसे ऐसे हिल रही है और एक लालटेन जल रही थी और एक टिन का डब्बा था और उसमें कुछ एक बांस की खपच्ची जैसी थी और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी साउंड क्रिएट कर रही थी। नदी की सरसराहट, पतवार की आवाज़, उसकी उस टिन के डब्बे की क्या कहूँ, खनखनाहट नहीं कह सकती, एक इंटरेस्टिंग साउंड कह सकती। टेक्निकली मैं साउंड की भाषा को नहीं जानती। ये सब हुआ, हम सब चुप रहे। एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो जाहिर है और चुप रहना था। फ़ोन साइलेंट पे थे। लौटे, रहमान से गुड नाइट कहा। रहमान ने कहा वी आर गोइंग टू हैव
ब्रेकफास्ट आफ्टर वी मीट इन द साउंड स्टूडियो, बाप रे। मैंने कहा फराह मैं तो जा रही हूँ यार, मुझे तो घर जाना है यार, मेरे तो बहुत सारे काम छोड़ के आई हूँ। कृष्णा प्लीज़ आज का दिन हो। ठीक है भाई। अब हम गए स्टूडियो। आप यकीन मानिए ऐसा धुन रहमान ने हमको सुनाया, अवाक रह गई मैं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कहाँ से इतनी प्यारी धुन, इतनी ओरिजिनल साउंड रहमान ने किस इंस्ट्रूमेंट से बनाई। अब मैं ना थोड़ी क्या कहूँ बेशर्म किस्म की भी हूँ। मैंने सोचा रहमान से मिली हूँ तो पूछ ही लूँ। मैंने कहा रहमान हाउ डिड यू क्रिएट दिस म्यूजिक? ही सेड व्हाई आई डिड इट विद यू। चुप हो गए, हम एक दूसरे को देख रहे थे, मैं और फराह। हमने कहा हमारे साथ? हाँ, वाइल वो इंग्लिश ही बोलते हैं ज़्यादा। उन्होंने कहा वाइल वी वर वोटिंग आई वॉज कैप्चरिंग साउंड एंड देन आई ऑल नाइट आई क्रिएटेड दिस पीस फॉर यू। कमाल का म्यूजिक था। बच्चों की फराह की पहली फिल्म थी मैं हूँ ना। फराह के पास वो लिबर्टी और लग्जरी नहीं थी कि वो ए.आर. रहमान की म्यूज़िक के लिए समय दे सके। तो हम लौट आए, हमने उनको अपॉलॉजी वाला मेल भेजा और अनु मलिक ने उसमें म्यूज़िक दिया। तो ऐसी कितनी ही खूबसूरत कहानियाँ हैं जो मैं कहती जाऊँ तो समावर्तन का समय भी बहुत ज़्यादा एक्सीड होता जा रहा है। और आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अंत करना चाहूँगी एक एनेक्डोट के साथ कि मुन्ना भाई MBBS देखी है आप लोगों ने? उसमें देखिए जादू की छप्पी, वो जादू की छप्पी इंस्पिरेशन विनोद ने मेरे जीवन से ली। मैं हॉस्पिटल्स में गरीब पेशेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ। मेरे पास विशेष धन नहीं होता है, जो कर सकती हूँ वो तो करती हूँ मेडिकली। बाकी जादू की छप्पी देती हूँ, कहती हूँ जियो जिंदगी। आज उसी जादू की छप्पी के साथ आप सबको एक बार फिर कहती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आई लव यू ऑल सो मच। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई लव यू सो मच। अगेन गुस्ताखी कर रही हूँ पर मैं ऐसी हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।